भूलें। सोनारपुर नामक एक गांव में शिल्पा अपने पति सूरज और बेटी सिमरन के साथ रहा करती थी। शिल्पा का पति अपने दोस्त के साथ मिलकर एक जमीन खरीदना चाह रहा था, जिसके लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस जमीन पर लगाने का फैसला किया। अजी, आप एक बार और सोच लीजिए। अगर आपका जमीन का काम सही नहीं चला तो सारी जमा पूंजी चली जाएगी। मुझे तो आपका ये दोस्त सही नहीं लग रहा। अरे तुम्हें क्या पता वो कितना बड़ा डीलर है। यह जमीन तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत पैसे हैं उसके पास। एक तो वो हमारी मदद कर रहा है, ऊपर तुम हो कि शक करती हो। देखिए, हमारी एक बच्ची भी है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारी बच्ची नहीं रह पाएगी। बस बस, ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं है। जाकर अपना रसोई का काम देख। सूरज अपनी पत्नी की एक ना सुनता। शिल्पा को उसके दोस्त पर शक था, लेकिन सूरज पैसों के लालच में कुछ नहीं देख पा रहा था। सूरज बैठा चाय पी रहा था और उसको एक कॉल आती है। हेलो, हाँ, अरे सब पैसों का इंतजाम हो गया है। बस तुम ये बताओ कि पैसे लेकर कब आना है। अच्छा, अभी ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? कौन था फोन पर? अभी इतना समय नहीं है मेरे पास, आकर बताता हूँ। सूरज अपनी अलमारी से अपना पैसों वाला बैग उठाकर उसे कपड़ों में लपेटकर छुपा देता है और फिर वह संदूक उठाकर घर से निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जैसे ही पीछे देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। सूरज आगे चलता है और थोड़ी ही दूर चलने पर उसे ऐसे लगता है किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका। कौन हो भाई और क्या काम है आपको? चुपचाप ये बैग हमारे हवाले कर दे, वरना तू जान से जाएगा। अरे भाई, इस बैग में कपड़े हैं, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। सीधे से ये बैग देता है कि नहीं? बैग खोल कर देख लो, इसमें कपड़े ही हैं और कुछ नहीं है। वह आदमी सूरज से बैग छीनकर उसके सर पर जोर से डंडे से मारते हैं, जिससे सूरज बेहोश हो जाता है और वह आदमी बैग लेकर वहां से चला जाता है। गांव के कुछ लोग सूरज को हॉस्पिटल ले जाते हैं और मरहम पट्टी करवाकर उसे उसके घर पर छोड़ आते हैं। यह आपको क्या हो गया है? किसने किया है आपका ये हाल? पापा, आपको चोट कैसे लगी? मैं बर्बाद हो गया। मेरी सारी जमा पूंजी वो छीन कर ले गई मुझसे। कितना मना किया था, मगर आप सुनते ही कहाँ हैं। चलिए थाने में जाकर रिपोर्ट कर आते हैं। गया था मैं थाने रिपोर्ट लिखवाने, परंतु उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। मुझे तो लगता है ये आपके उसी दोस्त की करतूत है। अब चुप कर जा, इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सूरज ने फिर अपने दोस्त को कॉल किया, लेकिन उसने उसकी कॉल नहीं उठाई और फोन बंद कर दिया। ये सब देखकर सूरज को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास होने लगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और सूरज के घर के हालात बुरे से बुरे होने लगते हैं। सूरज की पत्नी उधार के पैसों से घर की रसोई के नाम से एक ढाबा शुरू करती है, लेकिन उसका यह ढाबा भी घाटे में जा रहा था। माँ, जब तक लोग हमारे घर का खाना नहीं खाएंगे, तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा कि खाना कैसा है? बेटा, मैंने पूरी कोशिश की है, घर घर जाकर सबको बताया भी है, लेकिन कोई है कि हमसे खाना लेना ही नहीं चाहता। अब तो मसाले भी खत्म हो गए हैं। एक काम कर, तू बाजार से जाकर मसाले ले आ। सिमरन मसाला लेने के लिए घर से निकल जाती है और रास्ते में जाते हुए उसे एक चिड़िया नजर आती है। सिमरन तुरंत उसे उठाकर उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद थोड़ी देर में वो चिड़िया आंखें खोलती है। तुम्हारा धन्यवाद प्यारी लड़की, तुमने मुझे पानी पिलाया और दवाई भी लगाई। बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि तुम बोल कैसे रही हो। मैं एक जादूगर की चिड़िया हूँ।
आपके जादू की वजह से मैं बोल पा रही हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम कहाँ जा रही थी। क्या? सच में? हाँ, तुम मसाला लेने जा रही थी ना। तुम परेशान थी क्योंकि तुम्हारा खाना कोई नहीं ले रहा। जब तुमने मुझे हाथ लगाया तो मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। जिसके बाद चिड़िया सिमरन को अपने जादू से जादुई मसाले बना कर देती है। यह जादुई मसाले हैं, तुम इन्हें ले जाओ और अपने खाने में डाल देना। इसकी खुशबू से लोग दौड़े चले आएंगे। यह कहकर चिड़िया गायब हो जाती है और सिमरन मसाले लेकर घर आ जाती है। सिमरन की माँ शिल्पा जैसे ही खाना बनाती है तो वह मसाले खाने में डालती है और उस खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। उस जादुई खुशबू के कारण गांव के सभी लोग शिल्पा और सूरज के ढाबे की ओर खींचे चले जाते हैं। ये कैसा जादू है? बाहर तो बहुत लोग जमा हो गए हैं। माँ, आप जल्दी से खाना परोस दो, मैं बाहर सब लोगों को दे आती हूँ। मैं भी तुम लोगों की मदद कर देता हूँ, बाहर बहुत भीड़ है, अकेले से काम नहीं होगा। फिर क्या था, शिल्पा खाना परोसती है, सूरज और सिमरन जाकर खाना सबको दे आते हैं। देखते ही देखते सारा खाना खत्म हो जाता है, लेकिन भीड़ खत्म नहीं होती। सूरज सबको बताता है कि अब खाना खत्म हो चुका है, तो सब लोग वापस चले जाते हैं। जिसके बाद शिल्पा, सूरज और सिमरन अपने घर को लौट जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कल तक तो हमारे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा था, फिर आज अचानक ऐसे भीड़ कैसे हो गई? फिर सिमरन सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनकर उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। लगता है कोई नेकी ही काम आ गई है हमारी। सब कुछ ऊपर वाले की देन है। अगले ही दिन शिल्पा बहुत सारा भोजन तैयार करती है और वह देखते ही देखते सारा बिक जाता है। अब यूं ही काफी समय गुजर जाता है। अब सूरज और उसके परिवार की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। उनका रहन सहन भी काफी सही हो गया था। धीरे धीरे उनका ढाबा भी खूब अच्छी कमाई करने लगा था और एक कारण यह भी था कि उनके ढाबे पर खाना कम दाम पर मिलता था। एक दिन सूरज ने ढाबे पर देखा कि एक आदमी खाना खा रहा था। सूरज ने उसे दूर से देखा और उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसने उसके पैसे छीने थे। सूरज तुरंत ही जाकर उस आदमी को पकड़ लेता है। याद आया मैं कौन हूँ। तुमने मेरे जीवन की सारी जमा पूंजी छीन ली थी। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? साहब जी, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने खुद से नहीं किया था। जल्दी बता दो, किसके कहने पर किया था? विनोद नाम के एक आदमी ने मुझे आपके पीछे लगाया था। उसी के कहने पर मैंने आपसे बैग छीना और उसको दे दिया। बदले में उसने मुझे कुछ पैसे दे दिए। मुझे माफ कर दो, मैं ये अब काम कब का छोड़ चुका हूँ। तो मेरी पत्नी ठीक कहती थी, ये सब मेरे दोस्त ने किया है। अगर तू पुलिस को ये सब बता देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। फिर सूरज पुलिस की मदद से अपने दोस्त को पकड़वा देता है और उसे उसकी रकम भी वापस मिल जाती है। जिसके बाद उसने उस चोर को अपने ढाबे पर ही काम पर लगा दिया। सूरज, आपने हमारी बहुत मदद की है। इसने इसी तरह काफी लोगों को लूटा था, मगर कोई सबूत नहीं था। आज आपकी वजह से कई लोगों की मदद हो गई है। सूरज और उसके परिवार का जादुई मसाला अब हर जगह छा चुका था, जिसके बाद वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे थे।